हेलो दोस्तों, मैं तिलकराज शर्मा, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने अपने इस लेक्चर सीरीज़ में, अपने पिछले लेक्चर में नया जो चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट इज़ ऑन डिमांड ऑफ वेरियस ऑफ यू पीपल। इट वाज ऑन फंडामेंटल राइट, part 3 of the constitution, which deals with the fundamental rights of the people on the land of India, that the constitution of India guarantees to everyone. दोस्तों, फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था इसमें, वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट व्हाट फंडामेंटल राइट मीन, देन वी टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, देन importance of fundamental right, then why fundamental right is required and why they are called fundamental. तो अभी तक हमने ये सब चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तो आज का जो लेक्चर है, अब हम 1 by 1 करके एक एक आर्टिकल के ऊपर विद द केस स्टडीज़, विद द हेल्प ऑफ द केसेस, अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानने की, जो इस लेक्चर में और इस चैप्टर में जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि फंडामेंटल राइट का एक्चुअल मीनिंग, प्रिसाइज मीनिंग क्या है, जो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि फंडामेंटल राइट जो हैं, दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। ये क्वेश्चन में बहुत पेपरों में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। सो इस चीज़ को बहुत क्लियर कर देने की ज़रूरत है, दैट वाई दे आर कॉल्ड नेगेटिव राइट्स। वाई दे आर नेगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क इज देयर। दे आर कॉल्ड नेगेटिव बिकॉज दैट दीज आर द गारंटीज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब जब हम किसी ऑर्डिनरी या किसी भी लीगल राइट की बात करते हैं, विच आर नॉट एक्चुअली फंडामेंटल राइट, उनकी हम जब बात करते हैं, दे आर प्रोवाइडेड ऑल्सो टू द पीपल बट प्रोवाइडेड अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन इट्स प्राइवेट कैपेसिटी। प्लीज नोट, इंडिविजुअल इन इट्स प्राइवेट कैपेसिटी। सो फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीज provided by the constitution to the people on the land of India against the state. So they are negative in character. Why they are negative in character? Because they restrict the activities of the state. They restrict the activities of the state when talk about its relationship with the individual. So here I put this picture deliberately. Why? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंटरप्रटेशन की और जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्लीज़ इस चीज़ को भी नोट रखिएगा, बहुत से पेपरों में पूछा जाता है। इवन एक यूपीएससी के पेपर में शायद मे बी 2016 या 15 के पेपर में पूछा गया, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स द सुप्रीम कोर्ट। सो दोस्तों, जो आज का हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने जो चीज़ स्टडी करनी है, दैट हाउ द स्टेट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, देन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, अदर अथॉरिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एक्सेट्रा। देन देयर इज़ अ फेमस केस लाइक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड वर्सेस मोहनलाल। देन स्टेट outside the purview of Article 12, and then state in the era of globalization. So in the
next section of this lecture itself, we will be talking about Article 13. Article 13 reads law inconsistent to fundamental rights. Means the definition of law are the law which are in derogation with fundamental right that will be declared void. Means ultraviolets are null and void, are unconstitutional. So then under this section only we'll be talking about its retrospective effect, whether a law be applied retrospectively, then the rule of severability, then doctrine of eclipse, future laws, test of infringement of fundamental rights, then waivers of the fundamental right, definition of law, and the constitutional amendment, whether the constitutional amendment be called fundamental be called law under Article 13 or not. Then we'll be talking about certain cases in this category of constitutional amendment at the end. So let's start without wasting any time. So friends, अगर आप मेरे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को स्टडी करें, उनमें देखें, वी टॉक्ड एनफ अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टेट, its various elements, etc, etc. So you know what, when we are supposed to define state, अगर हम स्टेट को डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो स्टेट को हम दो तरह से डिफ़ाइन करते हैं मोस्टली. एक आस्पेक्ट होता है इंटरनल आस्पेक्ट और दूसरा होता है एक्सटर्नल आस्पेक्ट. सो एक्सटर्नल आस्पेक्ट में जब हम स्टेट को डिफ़ाइन करते हैं तो हम उसको जो मतलब अपेरेंट बाहर से देखते हैं हम, तो इसमें 4 मेन एलिमेंट होते हैं, फिर हमने 5वां एलिमेंट बाद में ऐड किया. अब 4 एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरनिटी एट द एंड, एंड देन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. But this case of fundamental right under Article 12 talk about state in its internal sense, that when we are talking about the state non-apparently in its internal sense, how to define the state, and particularly when we talk about its relationship with the fundamental right, and under the category of fundamental right what actually state mean. Because मैंने शुरू में आपको कहा कि जो स्टेट है जो फंडामेंटल राइट हैं, दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड दे आर द गारंटीज अगेंस्ट द स्टेट, एंड इट एक्चुअली दीज राइट्स एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट in relation with the individual. So in introduction I wrote, like many other concepts, obviously the concept of fundamental right is borrowed from the West. When we talk about the West, it means particularly the first written and the codified constitution is the Constitution of United States of America, where for the first time a separate chapter was being introduced claiming and entitling the American Bill of Rights. अमेरिकन बिल ऑफ राइट की जब हम बात करते हैं तो ये किसने कोडिफाई किया, किसने लिखा? थॉमस जेफरसन वॉज द पर्सन. 1789 वॉज द इरा. सो थॉमस जेफरसन, ये नाम याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. नाउ रिलेटिंग दिस आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इन द एरा ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो एट द टॉप इज़ द ह्यूमन राइट्स, देन फॉलोड बाय द आपके जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं स्टेट्स के डिफरेंट होते हैं. उसके बाद आपके लीगल राइट्स आते हैं, कोई भी लीगल राइट्स हो गए, ये कैटेगरी है. तो अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द टू बेसिस टू दिस थ्योरी आर रिफ्लेक्टेड इन आवर इंडियन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब जो 2 थ्योरी की मैंने बात की आपको, फर्स्टली इट इम्पोजेस अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो बात आपको कही, दैट द फंडामेंटल राइट्स इम्पोजेस व्हाट, अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन टू द स्टेट not to intervene or interfere in the liberty of the individual. लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर आपको पूछा जाए था हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ लिबरल, तो आपको कोट करना है डायरेक्टली द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट फंडामेंटल राइट
restrict the activities of the state, not to interfere in the liberties of the individual. This is the one theory. Then secondly, it imposes positive obligation on the state. अब देखिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है ना ऑन द स्टेट टू अंडरटेक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू मेक द स्टेट अ वेलफेयर स्टेट. यहाँ तक मतलब फंडामेंटल राइट आपके नेगेटिव भी हैं, आपके पॉजिटिव भी हैं, बट मोस्टली दे आर कोटेड एज द नेगेटिव राइट्स ऑफ द अगेंस्ट द स्टेट. सो व्हेन वी सी बोथ ऑफ दीज बेसिस, अब जब हम इन दोनों बेसिस की बात करते हैं थ्रू द लेंसेज ऑफ लिबरल ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मैंने आपको मतलब बताया था. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट. प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा, लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. द फॉर्मर इज ईजिली एक्सेप्टेड, मतलब फॉर्मर मीन्स नंबर वन, फॉर्मर इज ईजिली एक्सेप्टेड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इट लिमिटेड द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, whereas the later is accepted but with some resistance. अब सही बात है, जब आप लिबर्टी की बात करते हो, यहाँ पर इस स्टेप की बात करते हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ फाइन, वेलफेयर स्टेट इज़ अनदर थिंग एंड द सोशलिज्म इज़ अनदर थिंग. But when we talk about the liberalism, it means that the human being is rational enough to decide his fate and it can decide better what is good and bad for him. So in this matter, when human being is being treated as a rational being, as a rational enough to decide what is good and bad, so the concept of welfare state seems futile here because man left free. So the concept of fundamental rights are conceived in part 3 of the constitution. Fine. Now how state related to fundamental rights, that is very obvious to understand. How state related to the fundamental rights. Unlike the other legal rights which are created by the state that confers the right upon the individual against वन अनदर, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो बाकी लीगल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल डिसाइड होते हैं. मतलब आई वर्सेस आई, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स आपके सिंपली अगेंस्ट द क्लेम्ड ओनली अगेंस्ट द स्टेट. मतलब it restricts the activities of the state, that state cannot do such things when talk about its relationship with the people. So state और individual का relationship decide करता है fundamental right. So it is imperative to understand what state means. Therefore whether the constitution is silent or vocal about it, generally it is assumed that fundamental rights are available only against state, which includes the actions of the states against the officials of the states. For this very reason, the Constitution of USA, which is the first amongst the modern written constitution to provide a separate chapter for fundamental rights. आपको समझ आया, ये बातें मैं सारी पहले कर चुका हूँ कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला था जिसने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दिया, और उस फंडामेंटल राइट का चैप्टर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से, जो थॉमस जेफरसन ने बनाया. तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट्स आर एक्शनेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट irrespective of the fact that the constitution does not say it. Similarly, the same concept is applied on the fundamental rights under the Indian constitution. मतलब हमने बोरो किया अमेरिका से और एज सच बोरो किया जहाँ पर स्टेट को रोका गया, स्टेट की एक्टिविटीज़ और एक्शन को लिमिट किया गया. दो to some are expressly applied to non-state actions, some others not expressly confined to the state actions only. मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट के ऊपर ही डिफ़ाइन किया जाए. कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, जैसे ग्लोबलाइजेशन का एरा है,
जब स्टेट अपने आप को रिट्रीट कर रही है, वापस लेके जा रही है, तो उस केस में कुछ राइट्स ऐसे हैं जो आपको अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म भी अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सेंस में मीनिंग तो आप समझते हैं, दैट स्टेट पोजेसेस 4 एलिमेंट्स, फिफ्थ वन इज इमर्जिंग, 4 is the government, population, sovereignty and territory, and then fifth one is emerging as international recognition. But now when we talk about to identify the state in its internal sense, so what state means, and particularly when we talk about the case of fundamental right, जैसे सपोज अगर कोई आपके राइट्स वायलेट करता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट्स जो हैं ये स्टेट ने वायलेट किए हैं, और यहाँ पर आपको क्लेम, अपने राइट्स क्लेम करने हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ या हाई कोर्ट पहुँच जाओ। तो यहाँ पर जो मीनिंग ऑफ स्टेट है, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हम सबसे पहले अगर हमने फंडामेंटल राइट की स्टडी करनी है। सो आर्टिकल 12 expressively, exhaustively, extensively define the meaning of state, that what state actually mean and what it comprises of. And in that case, अगर हम ये इंस्टीट्यूशंस या ये इंडिविजुअल्स आपके राइट्स वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द कोर्ट एंड यू कैन डायरेक्टली क्लेम दीज राइट्स. सो द टर्म स्टेट स्पेसिफाइज द अथॉरिटीज़. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, दैट टर्म स्टेट स्पेसिफाइज द अथॉरिटीज़ एंड द instrumentalities which are functioning within and outside the territory of India. It's not only means that the within the territory of India, but outside the territory of India also. And those institutions will be considered to be the state under part 3 of the Constitution. मतलब authorities हैं, instruments हैं, inside and outside also. उन इंस्टीट्यूशन और उन अथॉरिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है. द डेफिनेशन इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बट इंक्लूसिव. डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है, जो बहुत सारे एग्जॉस्टिव होता है जिसमें आप ना एक्सक्लूसिवली, जहाँ हम चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं या मतलब उसको डीलिमिट करते हैं, उसको लिमिट करते हैं. बट इंक्लूसिव हो गया जब हमने डीलिमिट कर दिया, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में खोल के सामने ले आए. द अथॉरिटीज़ एंड इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 12 आर. अब क्या क्या होगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आर्टिकल 12 में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जहाँ पर अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आपको वहाँ सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं. बहुत अच्छे से समझिएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. मतलब सबसे पहले क्या है समझना है आपको, गवर्नमेंट होगी लाइक आपके मिनिस्टर्स, एमपीज़, एमएलएस या जो भी लोग ये बैठे हो जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं. बट फॉरगेट अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट कैटेगरी अंडर आर्टिकल 12, दैट व्हाट स्टेट मीन्स, दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 3 persons, मतलब 3 institutions. Number 1 at the top is the president, and then Lok Sabha, and then Rajya Sabha. But here in this case it only talks about Lok Sabha and Rajya Sabha, not the president. President is not the state but the head of a state, and he is immune of everything. The state government एंड मतलब पहले तो आ गया ना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है, मतलब विधान सभा एंड विधान परिषद आती है. ऑल लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत्स, देन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड एक्सेट्रा. अब मैंने एक्सेट्रा क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताऊंगा. अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को आइडेंटिफाई करना है तो
कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक मनी, जो हमारा पब्लिक का टैक्स हमने दिया है, उस टैक्स को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा देने के लिए यूज़ करता है, या अपने आप को एज ए कॉरपोरेशंस क्लेम करता है, दैट कम्स अंडर द दिस मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करें, सब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वेंट टू अ स्कूल, a public school, a government school, that school come under the definition of state. And if you talk about your college, your universities, like universities was under objection also, but let's talk about universities nowadays. Then if you talk about post offices, if you talk about the police stations, if you talk about any other, where the public money is being spent, so that comes under the purview of and under the meaning of definition. And under article 12 it is being very broadly discussed and defined. And I hope आपको ये समझ आ रहा है कि what actually the definition means. The first three category can be easily understood as they are quite specific and self explanatory. देखिए, जब हम पहली तीन कैटेगरी की बात करते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो इट्स वेरी इजी टू लोकेट दोज थिंग्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, है ना, एंड लाइक द लोकल अथॉरिटीज़, जिसमें म्यूनसिपलिटी, पंचायत आपके, या बोर्ड्स आएंगे, या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आएंगे, या माइनिंग, या कुछ भी, एंड लोकसभा, राज्यसभा ऑल्सो, देन विधानसभा एंड विधान परिषद ऑल्सो, अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अदर अथॉरिटी इज सच वर्ड जो अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव है. मतलब ये इतना ब्रॉडर टर्म हो गया जिसको अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल हो रहा है. तो ये इसीलिए दिया गया आपको, अदर अथॉरिटीज़ यूज़ किया गया टर्म, सो दैट द मीनिंग ऑफ द स्टेट मे नॉट बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव. इसको बहुत ओपन करके, बहुत ब्रॉडर तरीके से खोला जाए और रखा जाए वहाँ पर, ताकि कोई भी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना कर सके. The last category is not specific and requires some explanation. So let's explain it. Other authorities. देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर अदर अथॉरिटीज़ की बात की. अभी अदर अथॉरिटीज़ क्या होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है. Apart from central government, state government are the local authorities. The authority or institution which exercise governmental and sovereign power or function can be counted under the अदर अथॉरिटीज़. अब इसको हमने डिफाइन किया ना, कौन सी, द अथॉरिटी आर इंस्टीट्यूशन विच एक्सरसाइज गवर्नमेंटल एंड सॉवरन पावर और फंक्शंस कैन बी सम्ड अप एज अदर अथॉरिटीज़. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने आपको एक ही बात कही थी कि जिसमें भी पब्लिक का एक पैसा भी लगा तो वो आपका स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ गया. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक केस आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, मतलब राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और उस मोहनलाल जी ने केस कर दिया. मोहनलाल जी के केस की एक्सप्लेनेशन जो आती है वो क्या थी, दिस केस इज़ ऑल्सो नोन एज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी केस. इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट ऑल द अथॉरिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर, अब इसमें देखिए कैसे स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है, ऑल द अथॉरिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनी अदर स्टेचू on whom powers are conferred by the law irrespective of the fact that the statutory authority is not engaged in performing governmental or sovereign functions. मतलब क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन से या किसी स्टेचू से या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंटल एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट होता है, दैट कम्स अंडर द मीनिंग ऑफ द स्टेट. Further, it was also stated that the other authorities would also cover the bodies created for the purpose of promoting educational and economic interest of the weaker section of the people. मतलब आपके कोई भी बोर्ड जो weaker section के साथ related है, that will also come under the section of the under the this meaning of the state. However, it was overruled the earlier decision in the case. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास
एक डॉक्ट्रिन है, एक रूल है, रूल ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब वो अपने किसी भी पिछले फैसले को ओवर रूल करके नया फैसला सुना सकते हैं। मतलब सपोज किसी एक क्राइम की अगर जो फाइनली एक जजमेंट में जो रूल बना दिया गया कि अब सिमिलर काइंड ऑफ क्राइम बी गिवन द पनिशमेंट ऑफ कैपिटल, बट सुप्रीम कोर्ट कैन अगेन ओवर रूल इट्स अर्लियर जजमेंट एंड कैन कन्वर्ट दैट टू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो व्हाट आई मीन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपनी प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो डॉक्ट्रिन है उसको यूज़ करते हुए इसको ओवर रूल कर दिया। हाउएवर इट वॉज ओवर रूल द अर्लियर डिसीजन इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड शांताबाई। अब शांताबाई का जो केस है दैट यूनिवर्सिटीज़, देखिए मैंने पिछली बार आप जैसे पिछले अपनी स्लाइड में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ का केस कन्फ्यूजन है। शांताबाई वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस में उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक्सक्लूड कर दिया दैट इट इज़ नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज़ वॉज लेटर हेल्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, किसी और केस में आगे जाके रखा गया इनको। देन स्टेट आउटसाइड आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 कितना ही डिफाइन करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम की बात है जब स्टेट को डिफाइन किया गया, लेकिन अब आर्टिकल 12 के बाद भी कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन के बाद भी तो स्टेट आती है, क्योंकि इसका इंक्लूसिव मीनिंग है स्टेट का आर्टिकल 12 के अंदर। इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जुडिशरी हैज़ अ टाइम एंड अगेन अफर्म दैट। अब जुडिशरी इंटरप्रेट करती है हर चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जुडिशरी को डिफाइन करना पड़ेगा। अब जुडिशरी टाइम एंड अगेन व्हाट इज़ द स्टेट को डिफाइन करती रहती है। फॉर दिस पर्पस द वाइडर एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टेट मस्ट बी डिफाइंड। व्हेन वी टॉक अबाउट the definition of state, that definition of state under article 12 was put very liberally for this purpose. Therefore an employee, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमने इंस्टीट्यूशंस को तो आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब इसी डेफिनेशन के परव्यू में हर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आता है। एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडिविजुअल्स ऑल्सो। पब्लिक कॉरपोरेशन में चैलेंज द वायलेशन ऑफ हिज आर हर फंडामेंटल राइट बाय द कॉरपोरेशन, बट फॉर दैट रीजन ही डज नॉट become a state employee and cannot seek the protection, for instance article 311 आपका पब्लिक सर्विस कमीशंस के साथ डील करता है। Now the economic liberalization and fundamental rights as well as the state। सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं हम, सो ग्लोबलाइजेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है दिस विल बीइंग coincided and affiliated by the two terms liberalization and privatization also। स्टेट अपने आप को रिट्रीट कर लेती है, अपने आप को पीछे धकेल लेती है, स्टेट बैक करती है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंगली, बिकॉज जो एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर स्टेट अपने आप को बैक करती है, रिट्रीटिंग ऑफ स्टेट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पर इस केस में जब हर जगह पर आपका प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, तब स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, सम पीपल आर डाउटफुल अबाउट द एप्लीकेशन एंड एफिकेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन आ गया भाई साहब, प्राइवेटाइजेशन हो गई, फंडामेंटल राइट्स वायलेट कहाँ से होंगे। सपोज अगर आज मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ तो आई कैन बी इजली थ्रोन गिवन द फ्यू मंथ सैलरी, हाथ में पकड़ा के बोलेंगे निकलो भाई, वी आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकेम लेस इफेक्टिव। देर आर टू रीजन्स फॉर दिस डाउट। अब इस रीज़न कौन कौन से हैं इस डाउट को लेके? With the increasing role of private enterprises, the decreasing role of state। मैंने कहा ना स्टेट अपने आप को रिट्रीट कर रही, वापस लेके जा रही है। The fundamental rights will be violated more by private enterprises। यहाँ पर क्या होगा? Than the state।
नाउ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस इट सेल्फ विल क्लेम द फंडामेंटल राइट्स एज अ लीगल पर्सन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पिछले अपने सेक्शन में शायद बताया, बिकॉज द लीगल एंटिटीज द company can also claim the legal entity. There are numerous cases also, such as the corporation including a municipal corporation. So यहाँ पर जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है इंडिविजुअल इन अंडर द ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज the company is claiming the fundamental rights. However, it may be hoped that the evolving universal expansion of human rights will ensure suitable efficacy. मतलब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो यूनिवर्सल एक्सपेंशन है फंडामेंटल राइट्स का, विल एंश्योर द सूटेबल एफिकेसी, मतलब यूनिवर्सली जब फंडामेंटल राइट्स अप्लाई हो जाएंगे तो इनका सिग्निफिकेंस अपने आप बढ़ेगा एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द चेंजिंग सिनेरियो. द कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल सेंस एंड फंडामेंटल राइट्स इन पर्टिकुलर आर कैपेबल ऑफ मीटिंग द चैलेंज इन द सोसाइटी. सो फ्रेंड्स, अगर हम अब ऊपर से यहाँ तक बात करें कि हमने आर्टिकल 12 में क्या पढ़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 12 में द मीनिंग ऑफ द स्टेट, व्हाट द स्टेट मीन विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स and how the rights being claimed by the individual when these rights being violated by the state in itself. Different discourses हमने तैयार किए. Now came Article 13. Article 13 reads about law inconsistent to fundamental rights or the laws in derogation with the fundamental rights will be void. मतलब जो भी लॉ स्टेट बनाएगा वो अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, वो चाहे एग्जिस्टिंग लॉ होंगे या न्यूली एनफोर्स्ड लॉ होंगे, वो सारे लॉज वाइड होंगे, नल होंगे, अल्ट्रा वायरस होंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे अंडर आर्टिकल 13. मतलब जो आर्टिकल 13 जिन जिन एक्शन को सिर्फ लॉ की डेफिनेशन में रखता है वही इस कैटेगरी में लॉ कहलाया जाएगा. सो आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली सेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर एनी अदर लॉ इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द टू. मतलब सपोज अगर दो लॉज के बीच कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, इन डेरोगेशन हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, तो सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, फंडामेंटल राइट्स की रहेगी. यहाँ पर आर्टिकल 13 दिस कैन ईजिली इंटरप्रेट द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू कन्फाइन द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. मतलब इंटेंशन क्या है, टू कन्फाइन द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू व्हाट इज स्टैंड इन दिस आर्टिकल. फॉर इंस्टेंस द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपको मेरा पिछला लेक्चर अगर याद है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है shall be invalid only to the extent they fall within the category of law in force. मतलब कि अगर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, जिसमें सेपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, अगर वो फंडामेंटल राइट के इन डेरोगेशन हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड एज null and void or ultra virus. As uncodified personal laws do not fall within the category, it could be urged that they will not intend to become invalid in the ground of any inconsistency with the fundamental right. आर्टिकल 13 को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया. आर्टिकल 13 सब क्लास 1, 2, 3 and 4. Lastly, subclass 4 will be defining the amendment and the fundamental rights. So सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आता है आर्टिकल 13 के अंदर, वो आता है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. आपने सुना होगा कि जब भी कोई एक पब्लिक डिबेट होती है, एक नया ऑर्डर आता है, सपोज एक नई नोटिफिकेशन आती है, कोई रूल में अमेंडमेंट होती है, तो वो रूल की अमेंडमेंट जब वो ऑर्डर के थ्रू आती है तो वो उस डेट से आगे फ्यूचर होता है. मतलब कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो लॉ कौन सा होता है, आपका लॉ प्रोस्पेक्टिव होता है, ना कि प्रोस्पेक्टिव, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव. आपको समझ आया कि वो लॉ
प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो किसी भी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट अप्लाई करना मीन्स दिस इज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 13। द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव मीन, अब रेट्रोस्पेक्टिव मीन दैट इंटेंडिंग टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द पास्ट डेट, मतलब पिछली डेट का इफेक्ट मांग रहा है कोई, तो वो तो मिल नहीं सकता। ऑल द एग्जिस्टिंग लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट दे विल बी वाइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया? अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इलुस्ट्रेशन करते हैं इस चीज़ की। ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस इन 1946, प्लीज अंडरस्टैंड, ए which was punishable at that time. But later on, after the commencement of the constitution in 1949, November 1949, that offense was abolished as it was inconsistent with the fundamental right. यहाँ तक समझ आया? मतलब 1946 में वो लॉ जो था वो एक कैपिटल पनिशमेंट देता था, लेकिन जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जब उसी लॉ की एप्लीकेबिलिटी की बात आई, तो हमें लगा कि ये लॉ को अगर हम अप्लाई करेंगे या चलाएंगे, जो उस लॉ को उस समय का जो लॉ आपको कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है, वो देख रहा है कि ये तो फंडामेंटल राइट के, इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ है और उसको इनकन्सिस्टेंट है, दैट इज़ इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट। ऑन दिस बेसिस जो है मतलब जो पर्सन ए है, that contended that he must be freed from the charges, but the court did not allow it on the ground that in 1946 the act committed by him was an offense. I hope you are understanding कि उसके ऊपर वो उसको अंदर रख नहीं सकते कि 1946 में तो भैया आपके उस लॉ का जो है वो उसमें ऑफेंस था, सो मीन्स उसको फ्री कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आता है रूल ऑफ सेवरेबिलिटी और द रूल ऑफ सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। आर्टिकल 13 डज नॉट मेक एंटायर एक्ट। अब देखिए, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि उस एक्ट के अंदर वो ऑफेंस था, लेकिन अब पूरा एक्ट जो है, वो पूरा एक्ट फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में तो है नहीं। अब यहाँ पर क्या सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है, दैट दिस रूल, दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो सेवरेबिलिटी का रूल कहता है कि वो पूरे उस चैप्टर को, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वाइड नहीं करेगा, बट इट मेक्स इन ऑपरेटिव सच प्रोविजंस विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। आप समझ रहे हो? एक हिस्सा मतलब पूरा सेक्शन, अगर उस एक्ट के अंदर 100 सेक्शंस हैं, उसमें से 4 सेक्शन या 3 सेक्शन सब सेक्शंस हैं, वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो सेवरेबिलिटी सिर्फ उन्हीं राइट्स को, उन्हीं सेक्शन को कर्टेल करेगी, उन्हीं को नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी, पूरे एक्ट को नहीं। इलिस्ट्रेशन, अब सपोज करो 8 सेक्शन ऑफ XYZ एक्ट were held ultra vires on the ground that they infringed the fundamental rights of the citizens. However, the act minus those 8 provisions was allowed by the court to stand. Simple meaning है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही सेक्शंस डिलीट होंगे जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रही हैं, ना कि पूरा एक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती है इसमें आर्टिकल 13.2 में, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इट शोज दैट द एग्जिस्टिंग लॉ, अब देखिए वही चीज़ आ गई ना, अब आपने सिवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी ला दी। अब सेपरेबिलिटी के अंदर एक सेक्शन के अंदर हमने वो 8 सेक्शन सब सेक्शंस को हटा दिया, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपको पता है ग्रहण लगना, तो ग्रहण परमानेंटली थोड़ा लगता है, ग्रहण एक टाइम के शॉर्टर पीरियड के लिए। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि वो जो सेक्शंस को हटाया गया है, जिनको नल एंड वॉइड किया गया है, वो फॉर लाइफ टाइम नहीं किया गया, वो कुछ टाइम के लिए किया गया है, बाद में दे कैन बिकेम एक्टिव, मतलब उनको इनएक्टिव किया गया, डेड नहीं किया गया। द एग्जिस्टिंग लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स दो बिकम inoperative at a time of commencement of the constitution, it not dead altogether. Similar meaning, in simple word, the law are overshadowed by fundamental rights and remain dormant but not dead. ये चीज़ समझ आ गई। The doctrine of eclipse
which at a point of time was inapplicable only to pre-constitutional law but is now applicable to post-constitutional law also. Now the second section is future laws. यहाँ तक समझ आया आपको? Clause 2 of Article 13 of the Constitution elaborates the future law, that is the law made after the commencement of the Constitution. मतलब आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 टॉक अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे. सो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 टॉक अबाउट द post constitutional laws or the future laws. The state is prohibited from making laws which takes away or abridge any rights conferred by the part 3rd of the Constitution. A law made in contravention of clause 2 shall to the extent of contravention will be void. मतलब सब क्लास 2 के खिलाफ अगर कोई भी लॉ बनता है जो फ्यूचर में भी प्रॉब्लम करता है फंडामेंटल राइट्स के या उसके खिलाफ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको आप वाइड डिक्लेयर करेंगे, उसको नल एंड वाइड करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे. दिस कंसेप्ट ऑफ वाइड हैज़ इवेंचुअली कम टू बी कंसिडर एज रिलेटिवली वाइड और पार्शली इनवैलिड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. समटाइम द कोर्ट ऑल्सो अप्लाई देयर डिसीशंस प्रोस्पेक्टिवली, मतलब अब कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो फ्यूचर के लिए भी आ गया कि फ्यूचर में अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अगर डेवलप हो जाती है तो कोर्ट उसको प्रोस्पेक्टिवली रखेगा कि ये चीज़ फ्यूचर में भी मेरा डिसीजन अप्लाई रहेगा. इट मीन्स दैट दो द लॉ वॉज फाउंड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स दे इनवैलिडेट ओनली फॉर द फ्यूचर. देयरफॉर द लॉ इज़ नॉट डिक्लेयर्ड void ab initio or nullify from very beginning. All right. Test of infringement of fundamental right. In the bank nationalization case, the court was of the view that the theory that the object and forms of the state action determine the extent of the protection which the aggrieved party may claim. क्या कह रहा है? केस कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक नेशनलाइजेशन केस. प्लीज़ नोट दिस केस. बैंक नेशनलाइजेशन केस जब 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, कोर्ट वॉज ऑफ द व्यू. अब कोर्ट ने क्या व्यू दिया? दैट द थ्योरी दैट द ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ द स्टेट्स एक्शन डिटर्मिन द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन विच द एग्रीव्ड पार्टी में क्लेम है. एग्रीव्ड पार्टी मतलब अब सपोज जो नेचर है स्टेट का, जो फॉर्म उसने क्रिएट की है, वेदर इट्स अ सोशलिस्ट और इट्स कैपिटलिस्ट स्टेट, अब वो जो है वो डिटर्मिन करेगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी को किस तरह का बेनिफिट देना है. वॉज नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विच एम्स एट अफोर्डिंग द इंडिविजुअल द फुलेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इट्स बेसिक राइट्स. The state action must therefore be judged in the light of its operation upon the rights of the individual. मतलब स्टेट को जज कैसे किया जाएगा? वो किस तरह से राइट्स, लोगों के राइट्स को सेलिब्रेट करता है और अपना रिलेशन लोगों के साथ डेवलप करता है. दैट द नेचर ऑफ स्टेट इज़ प्राइमरी टू डिसाइड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल इट्स डायमेंशंस. Under the Constitution, protection against impairment of the guarantee of fundamental rights is determined by the nature of rights also, the interest of the aggrieved party and the degree of the harm resulting from the state action. Very simple, means the nature of the state is important to understand and the relation of its individual also, so that the aggrieved party may be able to decide the fundamental rights that people, the state is infringing my right. Suppose when it's a totalitarian state, that the India turned a totalitarian state, तो उस समय या emergency के time पे आप क्या claim करोगे? You can't claim your fundamental rights against the state. So this is very easy to understand. However, the precedence does not clearly states when the state
effect of the state action is direct and when it is indirect. Simply the directness of the effect has to be judged with reference to the protected rights or the activity. If state action prohibit and restrict any activity which is not a fundamental right, then any effect of the fundamental right is indirect. Then waiver of the fundamental rights. To address the question of whether fundamental right can be waived by a person who has it, अब विशेषर नाथ वर्सेस CIT का केस है. The fact of the case are that the petitioner has concealed large amount of his income. ठीक है जी, पैसा इकट्ठा कर लिया हुआ है. Now, in order to escape from his liability, the petitioner agreed to the settlement under section 8A to pay rupees 3 lakh in monthly installment by way of arrears of the tax and penalties. Now, on the basis of this income tax rule being ultra vires to the Constitution, thereby violating Article 14, he is not supposed to pay tax. Because why? It was held that the right under Article 14 cannot be waived. Since then, the law has been settled that the fundamental rights cannot be waived. Very important to understand, they cannot be waived. Please note this. Now the definition of law, what actually law means. Suppose when you said, law inconsistent to fundamental rights. Now the question itself emerged that what law means. Subclause 3, Article 13, Subclause 3 talk about the meaning of the word law or law in force. Law can be of the following kinds. Number 1 is the statutory law. These are the law which may be directly enacted by the legislature or by the other subordinate authorities under the delegated law making power. मतलब जो लेजिस्लेटिव एक्ट होगा या कोई भी बिल जो एक्ट बन के आएगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए लॉ, provided that law making body should have an authority of framing that law. The delegated legislative powers appears under various names like, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रूल्स जो बनाती है गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी, या रेगुलेशंस डिसाइड करती है, नोटिफिकेशन आर द बाय लॉज देती है, दैट कैन बी कॉल्ड द लॉ. मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एंड द बाय लॉज, ये 4 कैटेगरीज आपकी आएंगी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 सब सेक्शन ए. स्टेचुटरी लॉ, स्टेचुटरी लॉ में 4 चीज़ें याद रखिएगा. देन द customs. The term, law include customs and usages also. Suppose like for example when we talk about the society and it's following certain rules and regulations, and that following of rules and regulation from one generation to generation, that become a custom because of its usages. Like for example in the early time, custom was the main source of law, but now to a large extent it has been suspended by the statutory law. ऊपर वाला law जो है उसने इसको suspend कर दिया. However, custom has not wholly lost its law creating efficacy. A reasonable and certain ancient custom is binding on the courts like act of legislature. I hope आप समझ रहे होंगे. Then the constitutional amendment. Can a constitutional amendment under Article 368 be called a law or not? सबसे इम्पॉर्टेंट केस इसमें आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आपका होता है 1951 में, विच अमेंडेड द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, which was challenged on the ground that since the amendment has the effect of abridging the fundamental rights, it was not a valid law within the meaning of subclass 2 of Article 13. The contention was rejected by the apex court. Supreme Court ने इसको reject कर दिया and held that the word law in subclass 2 did not mean or did not include a law made by parliament only under Article 368 amending the constitution. मतलब did not include
law made by parliament under article 368 amending the constitution. आपको ये समझ आया, प्लीज़ इसको याद रखिएगा. It was said that the word law means the rules and regulations enacted by the legislature and not the constitutional amendments made in exercise of constituent power. मतलब सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हैं या बनाए जा चुके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आए हैं, उन्हीं को लॉ आप कहेंगे. Therefore, this judgment was followed by majority of judgments such as सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इस केस में भी इसको डिस्कस किया गया. बट हाउएवर इन द नेक्स्ट केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अब अपेक्स कोर्ट ने क्या किया था? अपेक्स कोर्ट by 6:5 majority held the word law in article 13(2) including the amendment of the constitution, and as a consequence if an amendment abridged or took away any fundamental right granted under part 3rd of the constitution of India, the amending act itself will become void and ultra virus. अब इसके बाद दूसरा केस आता है आपके गोलकनाथ केस के बाद. सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस है आपका, दैट इज़ द केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवररूल्ड द गोलकनाथ केस and unanimously held that the Constitution 24th Amendment Act 1971, which inserted clause 4, आपको मैंने ये पहले बोला कि ये बाद में इंसर्ट हुई थी क्लास 4 and class 3 in article 368 was valid. Therefore, all the judges agreed that the amended article 368, all the provisions including those enshrining fundamental rights could be amended. अमेंड तो कर सकते हैं, बट अब यहाँ पर इसमें एक वर्ड और ऐड किया गया था, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. हर चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते. सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये आज का लेक्चर आपको समझ आया हो. अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट द बेनिफिट कैन बी रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. और मैंने जो एक ये काम शुरू किया है, इसको आप लोगों तक पहुंचने का, उसको सक्सेसफुल बनाएं. आई विल बी थैंकफुल टू यू गाइज. थैंक यू so much. I will be obliged to everyone.